चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग जो है ना वो सेक्शन सी शुरू कर रहे हैं। सेक्शन सी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। सेक्शन सी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। सेक्शन सी जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स है। पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4A। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ डेप्रिसिएशन ऑफ द एक्सचेंज रेट and consider whether a depreciation is likely to increase real output। 8 मार्क। 8 मार्क का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि डेप्रिसिएशन का क्या मतलब है, और कह रहा है कि डेप्रिसिएशन से क्या रियल आउटपुट बढ़ेगा। तो भाई आपको एक बार नहीं, आपको 1000 बार बता चुका हूँ कि जो एंड से पहले वाला हिस्सा है ना, जो एंड से पहले वाला हिस्सा है वो नॉलेज का है, और जो एंड के बाद वाला हिस्सा है वो है एनालिसिस का। सर 8 मार्क की डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? नॉलेज के 3 मार्क हैं, एनालिसिस के 3 मार्क हैं, और इवेल्युएशन के 2 मार्क हैं 8 मार्क में। ठीक है भाई, नॉलेज के 3, एनालिसिस के 3 और इवेल्युएशन के 2। सही है भाई। अब मैं आगे जा रहा हूँ। अब मैं सवाल की मार्किंग स्कीम शुरू करता हूँ। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कोई डेफिनेशन क्या क्या आ सकती है, तो जरा चैट बॉक्स में बताएं। 3 डेफिनेशन आएंगी। और रियल आउटपुट, रियल आउटपुट या रियल जीडीपी क्या होता है। ठीक है भाई, 3 डेफिनेशन आएंगी। फिर ये पूछ रहा है कि डेप्रिसिएशन से आउटपुट कैसे बढ़ेगा। तो आ जाए भाई, शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A। क्वेश्चन नंबर 4A। सबसे पहले आप डिफाइन कर दोगे एक्सचेंज रेट। सबसे पहले आप डिफाइन कर देंगे कि एक्सचेंज रेट क्या होता है। तो भाई एक्सचेंज रेट क्या होता है? वो रेट जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरे के साथ एक्सचेंज होती है। तो इधर लिख देता हूँ, रेट एट विच वन करेंसी, रेट एट विच वन करेंसी is exchanged, rate at which one currency is exchanged in terms of another currency। एक्सचेंज रेट वो रेट है जिसके ऊपर एक करेंसी दूसरी करेंसी के साथ एक्सचेंज हो जाएगी। ठीक है भाई। फिर इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। इसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होती है। सर डेप्रिसिएशन क्या होती है? डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। सर डेप्रिसिएशन क्या होती है? भाई डेप्रिसिएशन होती है फॉल इन वैल्यू ऑफ आवर करेंसी। सर डेप्रिसिएशन का मतलब होता है करेंसी की वैल्यू का कम होना। सर और क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? इसके बाद हम लोग डेफिनेशन दे सकते हैं, डिफाइन रियल जीडीपी। तो सर ये रियल जीडीपी या फिर ये रियल आउटपुट क्या होता है? तो यार मुझे सिर्फ इतना याद दिला दो दोस्त, मुझे सिर्फ इतना याद याद दिला दो। नॉमिनल इनकम होती जिसमें से कुछ भी एडजस्ट नहीं हुआ, डिस्पोजेबल होती जिसमें से टैक्स कट गया, रियल इनकम होती जिसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट होगा। तो रियल जीडीपी क्या होगा? जिसमें से इन्फ्लेशन एडजस्ट हो गया। तो लिख दो भाई, जीडीपी, जीडीपी आफ्टर, जीडीपी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ, जीडीपी आफ्टर एडजस्टमेंट ऑफ इन्फ्लेशन रेट, इसको कहते हैं रियल जीडीपी। ठीक हो गया भाई। अच्छा भाई, फिर मैं जाऊंगा कि डेप्रीसिएशन से होगा क्या। तो जरा मुझे बताओ भाई, डेप्रीसिएशन से क्या होगा? डेप्रीसिएशन से क्या होगा भाई निहाल? डेप्रीसिएशन से, डेप्रीसिएशन से क्या होगा निहाल? हाँ, डेप्रीशिएट होगी। बाहर वाले को क्या लगेगा? पाकिस्तानी गुड यानी कि एक्सपोर्टेड गुड सस्ता लगेगा। तो एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, और एक्सपोर्टेड गुड का रेवेन्यू बढ़ जाएगा। तो मुल्क में बाहर से पैसा आएगा, तो इनफ्लोज बढ़ जाएंगे। ठीक हो गया भाई। अच्छा, फिर हमें जो है ना वो इम्पोर्टेड गुड, 3 डेफिनेशन नहीं चाहिए होती भाई, जो मांगा है वो चाहिए होता है, चाहे 2 या 1 हो। डेप्रीसिएशन से इम्पोर्टेड गुड महंगा लगेगा, तो मैं इम्पोर्टेड गुड की डिमांड कम करूंगा। इम्पोर्टेड गुड का खर्चा भी कम हो जाएगा, मुल्क से पैसा बाहर कम जाएगा, तो आउटफ्लोज भी कम हो जाएंगे। ऐसा ही है भाई। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, अभी तक हमने काम की बात तो करी ही नहीं है कि इससे
रियल जीडीपी के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? तो आपने बोला सर जब एक्सपोर्टेड गुड की क्वांटिटी बढ़ेगी, इसका मतलब है एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी, और जब एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, प्रोड्यूसर प्रोडक्शन को बढ़ा देगा, और जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर, और डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट। तो आपने मुझे बोला सर प्रोडक्शन बढ़ेगी तो डिमांड फॉर लेबर बढ़ेगी, उससे अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी, तो याद रखना प्रोडक्शन बढ़ेगी तो आउटपुट बढ़ेगा, और आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा दोस्त? जीडीपी बढ़ेगा। आउटपुट बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा? जीडीपी। कौन सा जीडीपी भाई? इसने रियल बोल दिया तो रियल लिख देना। सही है सर। ये बताओ कि इसका इफेक्ट बीओटी के ऊपर क्या है और बीओपी के ऊपर क्या है? बीओटी जो है वो आपका क्या है? बीओटी जो है वो आपका सरप्लस है, और बीओपी जो है ना वो आपका पॉजिटिव। बीओपी जो है ना, बीओपी जो है ना वो आपका पॉजिटिव है। हाँ टीओटी भी बता देना। टीओटी, टीओटी जो है ना वो आपका वर्सन हो जाएगा, क्योंकि इम्पोर्ट की प्राइस ज्यादा है, एक्सपोर्ट की प्राइस कम है। ठीक हो गया भाई। अब आप काम की बात सुनना। अभी देखो अब कहानी खत्म नहीं हुई, एक ऐसी इंपॉर्टेंट बात है जो अभी तक किसी ने नहीं छेड़ी, वो छेड़नी है भाई। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। देखो भाई इसने बता दिया कि जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इससे दो चीजें होंगी। जब भी एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो इससे दो चीजें होंगी। एग्रीगेटेड डिमांड बढ़ेगी तो शॉर्ट रन में एक इन्फ्लेशन आएगी, उसका नाम होगा माइल्ड इन्फ्लेशन, और लॉन्ग रन में एक इन्फ्लेशन आएगी जिसका नाम होगा हाइपर इन्फ्लेशन। सवाल ये है कि सर ये माइल्ड इन्फ्लेशन क्या है? तो अब आप याद रखना, माइल्ड इन्फ्लेशन के अंदर प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम जो है वो ज्यादा से बढ़ेगी। आपने बोला सर शॉर्ट रन में माइल्ड आएगी, माइल्ड में प्राइस थोड़े से बढ़ेगी और रियल इनकम ज्यादा से बढ़ेगी। ठीक है सर। लॉन्ग रन में कौन सी आएगी? प्राइस ज्यादा से बढ़ेगी। लॉन्ग रन के अंदर आएगी हाइपर इन्फ्लेशन। सर ये हाइपर इन्फ्लेशन क्या है भाई? आप याद रखना हाइपर इन्फ्लेशन के अंदर प्राइस थोड़े से बढ़ेगी, प्राइस ही बढ़ेगी सिर्फ, और रियल इनकम शादिल क्या होगी? कांस्टेंट होगी। सर एक डायग्राम बन सकती है, कौन सी बन सकती है? एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली। तो वो आज वापस सिखा रहा हूँ, सुन लेना जरा, देख लेना। LRAS वाली। ठीक है पहले जो जो कॉपी कर रहा है इतना कर लो भाई, जल्दी जल्दी। जो जो कॉपी कर रहा है कर लो जल्दी जल्दी। तो भाई वैसे मेरे टीचर जो अंदर शक्ति उससे मुझे समझाया था कि 2 मार्क की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग मतलब 4 मार्क की हो। सर आपको मैं मार्किंग स्कीम खोल के दे रहा हूँ, आप खुद देख लो भाई। बातें वगैरह मैं भाई कंफर्म कर रहा हूँ। ये लो तुम्हारा टीचर, ये लो तुम्हारे टीचर नहीं भेजा है। ये लो, ये एक ट्रेनिंग का ग्रुप है ये। आपको पहले मैं इसमें बता दूं कहाँ डला हुआ है, तो आपको खुद अंदाजा हो। हाँ मैं उसने ऐसे बताया था और उसने 12 मार्क का भी अलग ही बोला था। 2 मार्क की नॉलेज अंडरस्टैंडिंग, 6 मार्क की एनालिसिस, 4 मार्क। भाईजान इस ग्रुप पे आपकी मिस जीनत फारूकी भी एडेड है। आप ये कैम्ब्रिज के टीचर्स का ग्रुप है, इसके ऊपर ये वाला खोलो आप, ये सेकंड वाला ये खोल लो, और आप भाई ये फेब्रवरी मार्च का पेपर है, आप खुद देख लो उसने मार्किंग स्कीम में क्या बोला है। किसी की बात को छोड़ दो आप, ना मेरी बात करो ना किसी और की बात करो। नॉलेज एनालिसिस 3 3 3 2 4 4 4, देख लो भाई लिखा हुआ है। ठीक है भाई। इसमें लेकिन 12 मार्क मिलता है। हम्म। A O1 A O2 8 मार्क के तो और मतलब 4 4 हो A1 गए ना भाई। ठीक हो गया। वो तुमने गलत सुना होगा, वो ऐसा होना चाहिए। हमने 5 6 बार हमारे शुरू के टेस्ट वीक में भी हमें ग्रेडिंग भी वैसी थी। नहीं नहीं, गलती हो गई होगी, तुझसे कुछ गलती हुई है, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ही इज अ वेरी बिग टीचर। चलो अच्छा, ऊपर लिखेंगे प्राइस लेवल, ऊपर लिखेंगे प्राइस लेवल और नीचे लिखेंगे रियल इनकम। ठीक है ऊपर लिखेंगे प्राइस लेवल, नीचे लिखेंगे रियल इनकम। भाई LRAS 4 कर्व को मिला के बनाए, परफेक्टली इलास्टिक, इलास्टिक इन इलास्टिक और परफेक्टली इन इलास्टिक। ये हो गया परफेक्टली इलास्टिक, ये हो गया इलास्टिक, ये हो गया इन इलास्टिक, ये हो गया परफेक्टली इन इलास्टिक।
हाँ मल्टीप्लायर इफेक्ट भी लिख लो, कोई मसला नहीं है। शॉर्ट रन में मल्टीप्लायर इफेक्ट भी आएगा भाई, सब ऐड कर लेना। तो ये LRAS हो गया। ठीक है, 4 सप्लाई का इसको जोड़ा तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन आती है एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने से। तो ये 1 बार बढ़ी, ये 2 बार बढ़ी, ये 3 बार बढ़ी, ये 4 बार बढ़ी, और फिर सो ऑन। सर जहाँ पे एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई मीट हुआ वहां से आ गई प्राइस, और नीचे आ गई रियल इनकम। ठीक है भाई, जहाँ पर एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई मीट होगा वहां से आ जाएगी प्राइस, और नीचे आ जाएगी रियल इनकम। देखो भाई, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड 1, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड 2, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड 3, ये हो गया एग्रीगेटेड डिमांड 4। ये हो गई प्राइस P2, ये हो गई इनकम Y2, ये हो गई प्राइस P3, ये हो गई इनकम Y3, ये हो गई प्राइस P4, ये हो गई इनकम Y4। ये हो गया इक्विलिब्रियम E1, ये हो गया इक्विलिब्रियम E2, ये हो गया इक्विलिब्रियम E3, ये हो गया इक्विलिब्रियम E4। तो आप बताओ भाई, शुरू में माइल्ड इन्फ्लेशन है, शायद प्राइस थोड़े से बढ़ेगी, इनकम ज़्यादा से बढ़ेगी। बाद में सप्रेस्ड इन्फ्लेशन होती है, प्राइस ज़्यादा से बढ़ती है, निहाल इनकम थोड़े से बढ़ती है। उसके बाद जो मुल्क में इन्फ्लेशन आती है उसका नाम होता है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है भाई, यहाँ तक आपको 6 नंबर मिल गए। अब आपको सिर्फ इवेल्युएशन का नंबर चाहिए। आपको 2 मिनट दे रहा हूँ, आप जरा सोच के बता दो इवेल्युएशन में आप कंक्लूजन में क्या लिख सकते हो। सीधा सीधा, डेप्रिसिएशन से क्या फर्क पड़ेगा, ये एक चीज के ऊपर डिपेंडेंट है। हर चीज एक ही चीज पे डिपेंडेंट है। डेप्रिसिएशन से भी हम कहाँ निकलते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, वो कौन बताता है, PED। तो ये लो भाई, कंक्लूजन के अंदर आप लिख लो बस इतना सा। कंक्लूजन के अंदर 2 पॉइंट आएंगे, 2 मार्क की कंक्लूजन है। कंक्लूजन में 2 मार्क आएंगे। 2 मार्क की आ जाएगी कि भाई द इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन डिपेंड्स अपॉन PED वेदर द डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक। तो मैं इधर लिख देता हूँ भाई, इट डिपेंड्स ऑन PED। ये पहला पॉइंट हो गया कि इट डिपेंड्स ऑन PED। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी और नॉट। इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी, इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी और नॉट। इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी और नॉट। ठीक है भाई, ये 8 मार्क का क्वेश्चन पूरा हो गया। जरा इसको कॉपी कर लें। इजी क्वेश्चन था, इतना मुश्किल नहीं था। जो कल रात को भी कराया था वो भी आसान था। YD आया था February मार्च 2024 में, और PED और PES की यूजफुलनेस आई थी। ली थी ना तुमने कल क्लास, इजी था वो, इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, उससे पहले जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 2, वो था डीमेरिट गुड्स का और इनडायरेक्ट टैक्स का। ठीक है, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे भाई, कंक्लूजन में लिखेंगे डिपेंड्स अपॉन PED, ये डिमांड इलास्टिक है या इनइलास्टिक है। सही है, इसका 1 मार्क। इकोनॉमीज ऑपरेटिंग एट फुल कैपेसिटी और नॉट, इसका दूसरा मार्क। अगर आप ये भी पूरा समझा दोगे भाई, डिपेंड्स अपॉन PED वेदर डिमांड इज इलास्टिक और इनइलास्टिक, तो आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है भाई, तो आई थिंक आप लोगों को पार्ट A क्लियर है। मैं पार्ट B की तरफ जाऊं। भाई अपन ने पढ़ा था डेप्रिसिएशन में कि अगर डिमांड इलास्टिक होगी और प्राइस थोड़े से गिरेगी तो क्वांटिटी ज्यादा से बढ़ेगी, तो रियल GDP ज्यादा से बढ़ जाएगा। इन इलास्टिक होगी तो रियल GDP थोड़े से बढ़ेगा। सही है, वो हमारा सवाल मांगा नहीं है, सवाल ने हमारे से वो वाली बात, लेकिन आपको मुंह जबानी ऐसे ही बता रहा हूँ। हाँ, अगर सवाल यही सवाल होता 12 मार्क का, तो फिर शॉर्ट रन लॉन्ग रन सब कुछ एनालिसिस में आता। सही है, फिर हम कंक्लूजन में लिखते हैं लॉन्ग रन में फायदा है शॉर्ट रन में। यहाँ पे तो हमने कंक्लूजन में लिख दिया कि PED के ऊपर डिपेंड करता है, वरना हम बाद में क्या लिखते हैं कि शॉर्ट रन में सक्सेसफुल है डेप्रिसिएशन या लॉन्ग रन में। जैसे डेप्रिसिएशन सक्सेसफुल होती है शॉर्ट रन में, और हाँ डेप्रिसिएशन शॉर्ट रन में है और एप्रिसिएशन लॉन्ग रन में होती है। सही है, ठीक है भाई, पार्ट B पे जा रहा हूँ, आ जाओ। पार्ट B की तरफ जा रहा हूँ भाई, गौर करना। पार्ट बी बहुत आसान है। पार्ट बी इजी है। पार्ट बी पढ़ रहा हूँ, जरा सोचो। इतनी बार ये क्वेश्चन, इसका एक आंसर भी पूरा लिखवाया था वर्कशॉप की रात, वो वर्कशॉप की रात वाले क्लास में एक आंसर भी पूरा लिखवाया था फिस्कल मॉनेटरी पॉलिसी वाला। assess whether contractionary fiscal policy is likely to be the best way to reduce a current account deficit on the balance of payment। 12 मार्क। ये कह रहा है कि भाई क्या कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी बेस्ट वे है इसको रिड्यूस करने का, या फिर कोई और पॉलिसी भी हो सकती है। तो अब आप इसको बताओगे। अगर अगर तो सवाल ने बोल अगर तो अगर सवाल ने बोला होता ना
अब सुन लो, आज अगर सवाल ने बोला होता कि क्या डिमांड साइड पॉलिसी बेस्ट वे है, तो फिर आप इसके सपोर्ट में सप्लाई साइड लिखते हैं। सवाल ने बोले कि क्या फिस्कल पॉलिसी बेस्ट है, नहीं, एक फिस्कल होती है और एक मॉनेटरी, तो इसके साथ अब आप मॉनेटरी लिखो। आप सप्लाई साइड लिखोगे तो गलत नहीं है। हाँ मॉनेटरी में कॉन्ट्रैक्शनलिटी का बनेंगे। देखो मेरी बात सुनो, अब आपको बता रहा हूँ चूज हमने मॉनेटरी क्यों करा। मुझे एक बात बता, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में दो पॉलिसी थी, ठीक है, आप लोग गौर से सुनना। एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में दो थी, एक थी डेप्रीसिएशन और एक थी टैरिफ, याद आ गया, बीओपी की पॉलिसी की जो। और एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग पॉलिसी के अंदर दो पॉलिसी थी, एक थी एप्रिसिएशन और एक थी फिस्कल और मॉनेटरी। तो भाई कौन सा चूज करना चाहिए? फिस्कल तो बोल दिया उसने, तो उसके कौन, मॉनेटरी लगाएंगे, ठीक है। अब 12 मार्क की मार्क डिस्ट्रीब्यूशन क्या है भाई? तो आपने बोला सर 12 मार्क के अंदर नॉलेज के हैं कितने, चार चार चार, हर चीज के चार है, नॉलेज के चार, एनालिसिस के कितने हैं भाई, चार, और इवेल्युएशन के भी कितने हैं, चार मार्क है, ठीक है भाई, चार 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 सबके हैं। अब मुझे एक बात बता, ए पार्ट जो है वो बिल्कुल ही अलग था। अब बी पार्ट में तेरे को क्या क्या चीजों की डेफिनेशन देनी पड़ेगी नॉलेज का गेन करने के लिए। तो भाई पहले 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 अपन ने चीज देखी बेसिक, बीओपी क्या है, सही है। फिर अपन ने देखा यार उस्ताद करंट अकाउंट, फिर फिर अपन इसको ये भी बताएंगे करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है। फिर आप इसको बताओगे फिस्कल पॉलिसी क्या है, लेकिन तू फिस्कल पॉलिसी में इसने बोला है कि फिस्कल पहले पॉलिसी में तुझे पहले इन्फ्लेशन बताना पड़ेगा, तुझे एडी बताना पड़ेगा, एएस बताना पड़ेगा, फिर तू इस पे जाएगा, सही है भाई। तो आप नॉलेज के लिए तुम क्या क्या करोगे, आ जाओ भाई शुरू करें इसकी मार्किंग स्कीम। पार्ट बी। एनजी की डिमांड बढ़ी है इसलिए फिस्कल कॉन्ट्रैक्शन। हाँ अब देखो भाई इधर, चल भाई इधर आ जाओ। सबसे पहले आप इसको बताओगे, सबसे पहले आप इसको बताओगे, क्या बताओगे, डिफाइन इन्फ्लेशन। सर इन्फ्लेशन क्या होता है भाई? इन्फ्लेशन इज द परसिस्टेंट एंड सस्टेन्ड इंक्रीज इन जनरल प्राइस लेवल ओवर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले आप इसको बता दोगे इन्फ्लेशन का मतलब होता है प्राइस का बढ़ना, यानी कि महंगाई, ठीक हो गया। फिर इसको आप बताओगे कि एग्रीगेटेड डिमांड क्या है, तो इधर मैं लिख देता हूँ डिफाइन एग्रीगेटेड डिमांड। फिर मैं इसको क्या बता दूंगा, एग्रीगेटेड डिमांड क्या होती है भाई? एग्रीगेटेड डिमांड इज टोटल डिमांड ऑफ द इकोनॉमी, और एग्रीगेटेड डिमांड की एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एन, ठीक है भाई अहमद। फिर आप इसको बताओगे डिफाइन एग्रीगेटेड सप्लाई, ये ज्यादा लंबी नहीं होगी, दो तीन लाइन ही होगी मैक्सिमम यहाँ तक, सही है भाई। फिर आप इसको बताओगे, फिर आप इसको बताओगे डिफाइन बीओपी। तो भाई सर बीओपी की कौन, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी है ना, फिस्कल पॉलिसी यूज टू डील इन्फ्लेशन। फिर आप इसको बताओगे बीओपी क्या होता है, तो सर बीओपी की क्या कौन सी डेफिनेशन दे? बीओपी इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो आउटफ्लो, नो, बीओपी इज द समरी रिकॉर्ड ऑफ ऑल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन दैट इट टेक्स प्लेस इनटू अ कंट्री। फिर आप लिख दो बीओपी इज द डिफरेंस बिटवीन इनफ्लो एंड आउटफ्लो, तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो आप, हाँ फिर आप इसको बताओगे कि बीओपी क्या होता है। फिर आप इसको बताओगे कि डिफाइन करंट अकाउंट। फिर आप इसको बता दोगे करंट अकाउंट क्या है, और इसके सिर्फ कंपोनेंट के नाम लिख देना, सारे समझाने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि इसने बोल दिया है करंट अकाउंट डेफिसिट। भाई करंट अकाउंट में क्या लिखोगे भाई? आप लिखोगे करंट अकाउंट, आप लिखोगे करंट अकाउंट इज द लार्जेस्ट पोर्शन ऑफ बीओपी, ठीक हो गया। आप लिखोगे करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट्स हैं, ट्रेड एंड गुड्स, कॉमा ट्रेड एंड सर्विसेज, कॉमा नेट इनकम, और नेट नेट इनकम हो गया, और नेट ट्रांसफर हो गया, ठीक है भाई। आपने बोला करंट अकाउंट के चार कंपोनेंट है, ट्रेड एंड गुड, ट्रेड एंड सर्विस, नेट इनकम, नेट ट्रांसफर्स, ठीक हो गया भाई। अब अगली बात सुनना, अब आपको इसको बताना है कि यार करंट अकाउंट जो है ना वो डेफिसिट में क्यों है। अब आप इसको बताओ, करंट अकाउंट डेफिसिट में इसलिए है क्योंकि आपके इंपोर्ट ज्यादा हैं और एक्सपोर्ट कम है, जिसकी वजह से आपके आउटफ्लो ज्यादा है और इनफ्लो कम है, ठीक है भाई। करंट अकाउंट डेफिसिट में क्यों है भाई? क्योंकि आपके इंपोर्ट ज्यादा हैं और आपके एक्सपोर्ट्स कम है, इसका मतलब है आपके आउटफ्लो ज्यादा हैं और आपके इनफ्लोस कम है, ठीक हो गया भाई, सही है। अब आपको इसको अगले पैराग्राफ में, को साइलेंट कर दें। अब आपको अगले पैराग्राफ में बताना है कि यार ये कॉन्ट्रैक्शनली फिस्कल पॉलिसी क्या है, ठीक है भाई। अब आओ,
अब आप अगले पैराग्राफ में इसको बताओगे। देखिए एग्रीगेट डिमांड ज्यादा है। हाँ, अब आप इसको बताओगे कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। आपने बोला सर आप इसको बताएंगे कि कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी क्या होती है, खुद ही से। एक सेकंड रुकना। अच्छा अच्छा, अब आप इसको बताएंगे फिस्कल पॉलिसी क्या है। तो आप बताएंगे भाई फिस्कल पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ डिमांड साइड पॉलिसी। उसके अंदर दो टूल्स होती हैं, एक होती है टैक्सेशन और एक होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। और सर इस फिस्कल पॉलिसी का टारगेट होगा एग्रीगेटेड डिमांड को कम करना, ताकि लोग जो है ना वो इम्पोर्टेड गुड के ऊपर खर्चा कम कर दें। ठीक है। तो इसके लिए गवर्नमेंट गवर्नमेंट दो काम कर सकती है। पहला, गवर्नमेंट टैक्स को बढ़ा दे। टैक्स दो तरीके के हैं, एक है इनकम टैक्स और एक है कॉरपोरेशन टैक्स। ठीक है। टैक्स दो तरीके के हैं, एक है इनकम टैक्स, एक है कॉरपोरेशन टैक्स। सर अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा, अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा भाई, अगर अगर इनकम टैक्स बढ़ेगा, एक तो ये लोग है ना इनको, चलो मैं यही कह रहा हूँ इनकम टैक्स बढ़ेगा, इनकम टैक्स बढ़ेगा तो डिस्पोजेबल इनकम कम होगी, डिस्पोजेबल इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर कम होगी, परचेजिंग पावर कम होगी तो कंजम्पशन कम होगी, कंजम्पशन कम होगी तो एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी। और ये एग्रीगेटेड डिमांड जब कम होगी तो दोनों गुड्स की कम हो जाएगी। अभी उसके ऊपर मैं बात करता हूँ, पहले इतना सुन लो। अगर कॉरपोरेशन टैक्स बढ़ेगा तो रिटेन प्रॉफिट्स कम हो जाएंगे, री इन्वेस्टमेंट कम होगी, री इन्वेस्टमेंट कम होगी जिससे प्रोडक्शन कम होगी, जॉब्स कम होगी, इनकम कम होगी जिससे कंजम्पशन कम होगी और एग्रीगेटेड डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, अभी सुनना, अभी खत्म नहीं हुई कहानी। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो भाई गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो रोड्स कम बनेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कम होगा तो रोड्स कम बनेंगे, जब रोड्स कम बनेंगे तो जॉब्स कम जनरेट होगी, जब जॉब्स कम होगी तो इनकम कम होगी, इनकम कम होगी, कंजम्पशन कम होगी और एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। भाई अभी तक अपन ने करंट अकाउंट का तो डेफिसिट कम करा ही नहीं। अब सुनना, मेरे पास जगह खत्म हो गई थी इसलिए मैंने वहां आगे नहीं जोड़ा, मैंने इधर लिख रहा हूँ कि भाई जब ये एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो ये इंपोर्टेड गुड की भी कम हो जाएगी, ये इंपोर्टेड गुड की एग्रीगेटेड डिमांड भी कम हो जाएगी और डोमेस्टिक गुड की एग्रीगेटेड डिमांड भी कम हो जाएगी। इंपोर्टेड गुड की तो होगी होगी, साथ में डोमेस्टिक गुड की भी होगी। तो इंपोर्टेड गुड की एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी तो इससे आउटफ्लोस कम हो जाएंगे, होंगे भाई। तो करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो जाएगा, करंट अकाउंट डेफिसिट क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन एक मसला है, जब हमारे खुद की डिमांड कम होगी तो प्रोड्यूसर को सिग्नल मिलेगा, वो प्रोडक्शन क्या करेगा शायद, कम करेगा, जिससे डिमांड फॉर लेबर और मुल्क में क्या मसला हो जाएगा। तभी तो डिमांड साइड पॉलिसी को क्या कहते हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग। क्योंकि देखो करंट अकाउंट का मसला तो सॉल्व कर दिया, प्राइस स्टेबिलिटी भी बेशक अचीव कर ली, लेकिन इकोनॉमिक ग्रोथ और अनएम्प्लॉयमेंट के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ आती है आउटपुट और जीडीपी के बढ़ने से, राइट। ये पीजीआई क्या है भाई, प्रोडक्शन कम होगी, जॉब्स कम होगी, इनकम कम होगी। इतना लिख लो। एक डायग्राम जो बनती हुई दिख रही है वो दिख रही है एग्रीगेटेड डिमांड की लेफ्टवर्ड शिफ्ट होने वाली। ठीक है, यहाँ तक लिख लो, फिर आगे चलता हूँ। लिख लो भाई जल्दी जल्दी। एलआरएस वाली नहीं, एलआरएस तो एग्रीगेटेड डिमांड के बढ़ने वाली होती है ना भाई, एग्रीगेटेड डिमांड की कम होने वाली बनेगी। ठीक है, करंट अकाउंट डेफिसिट में था दोस्त, सरप्लस में नहीं था। डेफिसिट कम होगा मतलब सरप्लस में ही जा रहा है एक तरीके से। ठीक है,
मॉनेटरी की जगह एप्रिसिएशन भी लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल कोई मसला नहीं है। मॉनेटरी की जगह सर एप्रिसिएशन लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं एप्रिसिएशन। सप्लाई साइड लिख सकते हैं, मिनिमम प्राइस लिख सकते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं सर। इसके अलावा क्या क्या लिख सकते हैं? मॉनेटरी पॉलिसी, सप्लाई साइड पॉलिसी, मिनिमम प्राइस, एप्रिसिएशन। सही है भाई। अब आ रहा हूं मैं मॉनेटरी पॉलिसी पे, आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब हम दूसरी, नहीं, अब हम दूसरी पॉलिसी जो लिख सकते हैं भाईजान इधर यार, अब हम दूसरी पॉलिसी जो लिख सकते हैं वो हम लोग लिख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। सही है, तो आप मुझे बताओ मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स होती हैं, एक होती है मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट, और दूसरी टूल होती है एक्सचेंज रेट। मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं, मॉनेटरी पॉलिसी में दो टूल्स हैं, एक है मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट और एक है एक्सचेंज रेट। मनी सप्लाई और इंटरेस्ट रेट के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है। तो मैंने आपको बोला हमेशा आप ये सोचना कि ऐसा इंटरेस्ट रेट के साथ क्या करें कि डिमांड कम हो जाए। तो आपने बोला सर हम जो है ना वो क्या करेंगे, हम जो है वो मनी सप्लाई को कम कर देंगे ताकि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाए। फिर इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट दो लोगों के ऊपर होता है, सेवर के ऊपर और बोरोवर के ऊपर। तो आपने बोला सर सेवर जो है ना वो, सेवर जो है वो सेव ज्यादा करेगा, और सेवर सेव ज्यादा करेगा तो स्पेंड कम करेगा, जिससे कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी। मैं वापस नहीं लिख रहा कि एग्रीगेटेड डिमांड के आफ्टर इफेक्ट्स इंपोर्टेड गुड के ऊपर ये है कि इंपोर्टेड गुड की डिमांड कम होगी और डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी। हाँ सही है, फिर आप डायरेक्ट डायरेक्ट लिख दोगे ना भाई, दिस विल रिजल्ट इन डोमेस्टिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड रिजल्टिंग इन करंट अकाउंट डेफिसिट बीइंग रिड्यूस्ड। अब बोरोवर बोरो कम करेगा तो री इन्वेस्टमेंट कम होगी, जिससे प्रोडक्शन कम होगी, जॉब्स कम होगी और इनकम कम होगी, जिससे वापस कंजम्पशन कम होगी, एग्रीगेटेड डिमांड कम होगी, फिर सो ऑन। ठीक है, फिर इंटरेस्ट रेट का इफेक्ट जो है वो एक्सचेंज रेट के ऊपर आप लिखोगे या नहीं लिखोगे, सवाल ये है। इफेक्ट एक्सचेंज रेट पे लिखने की जरूरत नहीं है, पूछो क्यों? क्योंकि मैंने आपको बीओपी की पॉलिसी पढ़ाते वक्त बताया भी था कि एक्सचेंज रेट नहीं होता इसमें, बीओपी की पॉलिसी के लिए, इन्फ्लेशन की पॉलिसी के लिए नहीं बोल रहा। अगर सवाल होता, अगर सवाल होता कि क्या फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसी इन्फ्लेशन को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है, तो आप एक्सचेंज रेट पे कहानी लेके जाते। लेकिन आज एक काम की बात सुन लो मेरी, काम की बात ये है, काम की बात ये है कि इंटरेस्ट रेट एक्सचेंज रेट के बारे में इधर नहीं लिखोगे। काम की बात ये है कि आप एक्सचेंज रेट के बारे में नहीं लिखोगे। बेटा आवाज बिल्कुल सही है, क्योंकि होती तो मुझे मेरा यहाँ पे हैंग हो जाता खुद ही। एक्सचेंज रेट का आप इफेक्ट नहीं लिखोगे, एक्सचेंज रेट का आप इफेक्ट नहीं लिखोगे क्योंकि बीओपी की पॉलिसी के ऊपर एक्सचेंज रेट नहीं होता। वापस बता रहा हूं, इन्फ्लेशन में एक्सचेंज रेट है, बीओपी की पॉलिसी के अंदर एक्सचेंज रेट नहीं है। ठीक है भाई, याद रखना ये बात। ठीक है सर, दो डायग्राम बन सकती है, एक एग्रीगेटेड डिमांड के कम होने वाली और एक मनी सप्लाई वाली। तो दोनों बना रहा हूं, गौर करना। सबसे पहले दो एक्सिस बना दी, ठीक है भाई निहाल, सबसे पहले दो एक्सिस बना दी, ऊपर लिख दिया प्राइस लेवल और नीचे लिख दिया रियल इनकम। सबर सबर, मैं चैट बॉक्स पे एंड पे जवाब दूंगा सबको, टेंशन नहीं लो। ये एग्रीगेटेड डिमांड डाउनवर्ड हो गया, ये एग्रीगेटेड सप्लाई अपवर्ड हो गया। जहां पे दोनों इक्वल हो, इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और नीचे आ गई रियल इनकम। तो आप इधर देखो भाई जरा, ये एग्रीगेटेड डिमांड, ये एग्रीगेटेड सप्लाई। सर जहां पे दोनों इक्वल वो इक्विलिब्रियम, सर वहां से आ गई प्राइस और नीचे आ गई रियल इनकम। सर जहां पे एग्रीगेटेड डिमांड और एग्रीगेटेड सप्लाई इक्वल होगा वो हो गया इक्विलिब्रियम, वहां से आ गई प्राइस और नीचे आ गई रियल इनकम। अब एग्रीगेटेड डिमांड कम हो रही है तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ठीक है भाई, ये न्यू इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ से आई न्यू प्राइस और नीचे आ गई न्यू रियल इनकम। तो आप देखो एग्रीगेटेड डिमांड एडी से एडी1 के ऊपर कम हो गई, जिसकी वजह से प्राइस पी से पी1 के ऊपर कम हो गई, और रियल इनकम जो है वो वाई से वाई1 के ऊपर कम हो गई। और सर इक्विलिब्रियम चेंज होके हो गया ई से ई1। ठीक है भाई, ये पहली डायग्राम हो गई। सर मनी सप्लाई इंटरेस्ट रेट वाली बन सकती है जी, बन सकती है बिल्कुल। सर मुझे सिर्फ आप लेबलिंग लेबलिंग याद दिला दो भाई। ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट, बेहतरीन बेहतरीन, ऊपर आ जाएगा इंटरेस्ट रेट और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। सर मनी सप्लाई वाली डायग्राम में क्या बन सकता है सर, ऊपर आएगा इंटरेस्ट रेट, नीचे आएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। अब एक सवाल है, सवाल क्या है कि यार हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, हर सप्लाई कर्व अपवर्ड है,
लेकिन एक कर्व ऐसा है जो वर्टिकल बनेगा, और वो किसका है? मनी सप्लाई, मनी डिमांड। आप लोग भी बताओ। मनी सप्लाई का कर्व वर्टिकल बनेगा, क्यों? क्योंकि सेंट्रल बैंक का ऑब्जेक्टिव होता है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है भाई। तो सबसे पहले दो एक्सेस बना दी, ऊपर लिख दिया इंटरेस्ट रेट, नीचे लिख दिया क्वांटिटी ऑफ मनी। चलो, ऊपर आपने लिख दिया इंटरेस्ट रेट और नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ मनी। ठीक है, ऊपर आपने लिख दिया इंटरेस्ट रेट, नीचे आपने लिख दिया क्वांटिटी ऑफ मनी। भाई हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, हर डिमांड कर्व डाउनवर्ड है, और हर सप्लाई कर्व अपवर्ड है। लेकिन मनी सप्लाई का कर्व एक ऐसा कर्व है जो वर्टिकल है। जहां पे मनी डिमांड मनी सप्लाई इक्वल होगा वो होगा इक्विलिब्रियम, वहां से आएगा इंटरेस्ट रेट और नीचे आ जाएगा क्वांटिटी ऑफ मनी। तो ये मनी डिमांड हो गया, ये मनी सप्लाई हो गया, ये इक्विलिब्रियम हो गया, ये इंटरेस्ट रेट हो गया, ये क्वांटिटी ऑफ मनी हो गई। सही है भाई। अब हम मनी सप्लाई को कम करेंगे तो मनी सप्लाई मारेगा लेफ्टवर्ड शिफ्ट, ये न्यू इक्विलिब्रियम होगा तो यहाँ से आ जाएगा न्यू इंटरेस्ट रेट और नीचे आ जाएगा न्यू क्वांटिटी ऑफ मनी। तो भाई ये दो डायग्राम बन गई, ये दो डायग्राम बन गई आपके सामने। सर यार ये कंक्लूजन के मार्क हम लोग कैसे उठाएंगे? सर हम कंक्लूजन के मार्क कैसे उठाएंगे सर? सबसे पहले आपको आपको लिखना होगा कि यार फिस्कल और मॉनेटरी दे बोथ आर नॉट द बेस्ट वे। बेस्ट पॉलिसी एक ही है, बेस्ट पॉलिसी एक ही है सप्लाई साइड। सबसे पहले तो आप कंक्लूजन में ये बता दोगे, डायग्राम को एक्सप्लेन नहीं करना होता भाई, वरना वो सवाल में कहते थे यूजिंग डायग्राम एंड एक्सप्लेन। ठीक है। अच्छा, अब हम कंक्लूजन में क्या लिखेंगे? बस 2 मिनट दे दो, फिर इसको 4 वाला तो रात में ही करेंगे यार, इधर मेरा भी मीटर आज भूल गया इधर। कंक्लूजन में क्या लिखोगे? सबसे पहले आप लिखोगे कि वेदर इट्स फिस्कल, वेदर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, वेदर इट्स फिस्कल, वेदर इट्स मॉनेटरी पॉलिसी, दे बोथ आर कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी। पहले तो आप ये लिख दोगे कि डिमांड साइड पॉलिसी का हिस्सा है और डिमांड साइड पॉलिसी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है। सर डिमांड साइड पॉलिसी कॉन्फ्लिक्टिंग पॉलिसी है क्योंकि आप देख सकते हो कि करंट अकाउंट डेफिसिट तो हो गया, प्राइस स्टेबिलिटी भी अचीव हो गई, लेकिन आप देखो एक तो फुल एम्प्लॉयमेंट और एक इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ कॉन्फ्लिक्ट है। ठीक है भाई, सबसे पहले तो ये बात लिख दी। और क्या लिख सकते हो? और कोई और एक एक पॉइंट, और वो तो अपन फिर एंड में लिखेंगे, सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी। लेकिन और कोई एक और पॉइंट बता दो भाई। आप फिस्कल पॉलिसी की बुराई करोगे, आप बताओगे कि भाई अगर टैक्स बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे? वर्कशॉप में लिखवाई थी टैक्स इवेजन, याद आ गया? हाँ, कॉन्ट्रैक्शनरी में क्या करते हो आप? टैक्स को बढ़ाते हो, तो लिख रहे हैं ना टैक्स बढ़ेगा तो लोग टैक्स इवेजन करेंगे और मुल्क में महंगाई आ सकती है, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है। ठीक है, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन आ सकती है। बस फिर आप एंड में लिख दोगे भाई सप्लाई साइड पॉलिसी इज द बेस्ट पॉलिसी एज इट इज अ नॉन कॉन्फ्लिक्टिंग, इट विल क्या कहते हैं, अचीव ऑब्जेक्टिव ऑफ करंट अकाउंट सरप्लस एंड अचीविंग फुल प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो भाई अगर आप लोग सबको जिसको क्लियर है प्लीज मुझे चैट बॉक्स पे ओके कर दें, फिर आप लोग जा सकते हैं। रात को मिलते हैं इंशाल्लाह, क्लास में इसको पूरा कर लेंगे।